साथियों, स्वागत है आपकी अपने YouTube चैनल डियर ब्रदर नॉलेज टीवी में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग बायोलॉजी का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर कोशिका के बारे में पढ़ेंगे। यह कोशिका चैप्टर बहुत ही इम्पोर्टेंट है। भारत के वे सारे एग्जाम जहां साइंस पूछे जाते हैं, यहां से प्रश्न बनते हैं। सबसे पहले हम लोग महत्वपूर्ण चीजों को पढ़ेंगे, साथ ही साथ वीडियो के अंत में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है उसको कवर करेंगे। तो आइए हम लोग वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो उससे पहले हम लोग यह बता देते हैं, तो इससे पूर्व हमने कोशिका के बारे में कुछ जानकारी प्राप्त किया था पूर्व के वीडियो में, जिसमें हम लोगों ने माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में जाना था कि माइटोकॉन्ड्रिया एक कोशिकीय ऊर्जा गृह है, इसके द्वारा ही ऊर्जा का निर्माण होता है। साथ ही हम लोगों ने यह भी जाना था पिछले क्लास में कि श्वसन क्रिया के द्वारा ऊर्जा का निर्माण किस प्रकार होता है। साथ ही श्वसन की क्रिया एक कैटाबॉलिक रिएक्शन है, ये भी जाना था। इसके अलावा हम लोगों ने राइबोसोम के बारे में भी जाना था कि राइबोसोम को प्रोटीन की फैक्ट्री अर्थात प्रोटीन की कारखाना कहते हैं, और यह अंतःप्रद्रव्य जालिका का एक प्रकार खुरदरी अंतःप्रद्रव्य जालिका के सतह के ऊपर पाया जाता है। इसके अलावा हमने यह भी जाना था कि राइबोसोम को पैलेट कण भी कहते हैं, क्योंकि राइबोसोम की खोज पैलेट नामक एक जंतु वैज्ञानिक ने किया था। इसके अलावा हम लोगों ने लाइसोसोम के बारे में भी पढ़ा था कि लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली कहते हैं, क्योंकि यह हमारे शरीर में नष्ट हुई कोशिकाओं को अर्थात क्षतिग्रस्त कोशिकाओं को क्या करता है, पूर्ण रूप से पचाने में क्या करती है, मदद करती है। तो चलिए आज हम लोग इस वीडियो में एक नए टॉपिक की शुरुआत करते हैं, जिसमें हमारा पहला टॉपिक है कि गोल्जी का इसे हम लोग गोल्जी बॉडी भी कहते हैं। गोल्जी का अर्थात गोल्जी बॉडी भी कोशिका का एक प्रमुख अंगक है। इसकी खोज कैमिलो गोल्जी नामक वैज्ञानिक ने किया था। कैमिलो गोल्जी। यह पादप और जंतु दोनों प्रकार की कोशिकाओं में उपस्थित होते हैं। यह पादप एवं जंतुओं में उपस्थित होते हैं। साथ ही पादपों में पाए जाने वाले गोल्जी काय को अर्थात गोल्जी बॉडी को डिक्टियोसोम कहते हैं। पादपों में पाए जाने वाले गोल्जी काय को डिक्टियोसोम कहते हैं। यह गोल्जी का एक श्रवण अंग की तरह कार्य करता है। श्रवण अंग कहने का मतलब हुआ कि जब हमारे शरीर में कुछ कोशिकाएं जो नष्ट हो जाती है, नष्ट या क्षतिग्रस्त हो जाती है, नष्ट या क्षतिग्रस्त कोशिका को जीव शरीर से बाहर निकालने में क्या करती है, यह गोल्जिकाएं मदद करती है, बाहर निकालने में मदद करती है। इसलिए इसका अन्य नाम इसका क्या है, इसे कोशिका की सफाई कर्मी भी कहते हैं। कोशिका की सफाई कर्मी। इसके अलावा इसका एक और दूसरा नाम है, इसे ट्रैफिक पुलिस भी कहते हैं। कोशिका का ट्रैफिक पुलिस। ट्रैफिक पुलिस कहने का मतलब हुआ इसे यातायात प्रबंधक भी कहा जाता है। तो अब तक हम लोगों ने गोल्जी का अर्थात गोल्जी बॉडी के बारे में जाना कि इसकी खोज कैमिलो गोल्जी नामक वैज्ञानिक ने किया। इसके अलावा यह पादप एवं जंतुओं दोनों में उपस्थित होती है।
पादपों में पाए जाने वाले गोल्जी काय को हम लोग डिक्टियोसोम भी कहते हैं। यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। इसके अलावा इसका मुख्य कार्य क्या है? श्रवण अंग की तरह यह कार्य करता है। श्रवण अंग कहने का क्या मतलब हुआ? यह हमारे शरीर में नष्ट या फिर क्षतिग्रस्त कोशिकाओं को हमारे शरीर से बाहर निकालने में यह क्या करती है? मदद करती है। इसी कार्यों के आधार पर इसको अन्य तीनों नामों से जाना जाता है, जिसमें पहला नाम है कोशिका की सफाई कर्मी, दूसरा इसका नाम है कोशिका का ट्रैफिक पुलिस, और कोशिका का ट्रैफिक पुलिस कहने का मतलब हुआ यह कोशिका का यातायात प्रबंधक के रूप में कार्य करता है। तो ये सारी जानकारी गोल्जी काय के संदर्भ में हम लोगों ने देखा। अब हम आगे देखते हैं। हम लोग अगला कोशिका अंगक तारक काय के बारे में पढ़ेंगे। तारक काय तारक काय भी कोशिका में पाए जाने वाला एक प्रमुख अंगक है। इसकी खोज बोवेरी ने किया था। यह जंतु कोशिका में तो उपस्थित होते हैं, जंतु कोशिका में यह उपस्थित होते हैं, लेकिन पादप कोशिका में अनुपस्थित होते हैं। जंतु कोशिका में यह तारक काय पाए जाते हैं, जबकि पादप कोशिकाओं में इसकी अनुपस्थिति होती है। इसके प्रमुख कार्य कोशिका का विभाजन करना, कोशिका विभाजन। तारक काय का प्रमुख कार्य कोशिका का विभाजन करना होता है। हम जानते हैं कि कोशिका विभाजन एक ऐसी क्रिया होती है जिसमें कोशिका विभक्त होकर एक नई कोशिकाओं का क्या करता है? निर्माण करता था। पुरानी कोशिकाओं में विभाजन की क्रिया के फलस्वरूप नई कोशिकाओं का निर्माण करना ही कोशिका विभाजन कहलाता है। इसकी आकृति कैसी होती है? बेलनाकार। इसकी आकृति बेलन के आकार की होती है। तो तारक काय के संदर्भ में हमने जाना, इसकी खोज बोवेरी ने किया। जंतु कोशिका में यह उपस्थित होते हैं, जबकि पादप कोशिका में अनुपस्थित होते हैं। इसके अलावा इसका कार्य कोशिका का विभाजन करना और इसकी आकृति बेलनाकार होती है। अब लोग आगे अगले कोशिका अंगक के बारे में पढ़ेंगे। हमारा अगला कोशिका अंगक है लवक, जिसे अंग्रेजी में प्लेस्टिड कहते हैं। प्लेस्टिड। यह लवक केवल पादप कोशिका में पाए जाते हैं। केवल पादप कोशिका में यह उपस्थित होते हैं, जबकि यह जंतु कोशिका में अनुपस्थित होते हैं। लवक पादप कोशिका में उपस्थित होते हैं, जबकि जंतु कोशिका में अनुपस्थित होते हैं। इसकी खोज हेक्ले नामक वैज्ञानिक ने किया था। इसकी खोज हेक्ले नामक वैज्ञानिक ने किया था। यह लवक 3 प्रकार के होते हैं। एक को कहते हैं अवर्णी लवक, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं ल्यूकोप्लास्ट। दूसरा होता है वर्णी लवक, क्रोमोप्लास्ट। और तीसरा होता है वर्णी लवक, हरित लवक, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं क्लोरोप्लास्ट। लवक 3 प्रकार के, अवर्णी लवक अर्थात ल्यूकोप्लास्ट, वर्णी लवक अर्थात क्रोमोप्लास्ट, हरित लवक अर्थात क्लोरोप्लास्ट। यह अवर्णी लवक कहाँ पाया जाता है? या पौधे के तने एवं जड़ों में पाए जाते हैं। वर्णी लवक पौधे के तने एवं जड़ों में उपस्थित होते हैं। वर्णी लवक या
पौधे के फल एवं फूलों को विभिन्न रंग प्रदान करते हैं। अर्थात फल एवं फूलों को विभिन्न रंग प्रदान करने का काम कौन करता है? ये वर्णी लवक अर्थात क्रोमोप्लास्ट। हमारा अगला लवक है हरित लवक। हरित लवक या पौधों की पत्तियों में पाए जाते हैं। हरित लवक पौधे की पत्तियों में पाए जाते हैं। अब पत्तियों में उपस्थित जो क्लोरोफिल होते हैं, क्लोरोफिल में मैग्नीशियम नामक तत्वों की उपस्थिति की वजह से ही पौधे प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के द्वारा अपना भोजन तैयार करते हैं, जैसा कि हम लोग जानते हैं। इसका मुख्य कार्य क्या है वर्णी लवक का? इसका मुख्य कार्य है या खाद्य संचय का कार्य करते हैं। या खाद्य संचय के कार्य में क्या करती है? या पौधों को मदद करती है। और पौधों में जो खाद्य संचय होता है वह मंड के रूप में होता है। इसके अलावा वर्णी लवक का क्या काम है? या फल एवं फूलों को विभिन्न रंग प्रदान करते हैं, विभिन्न रंग प्रदान करना। और यह हरित लवक यह क्या करता है? पौधों को प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में क्या करती है? यह मदद करती है, प्रकाश संश्लेषण क्रिया में सहायक। तो हम लोगों ने जाना कि लवक केवल पादप कोशिका में उपस्थित होते हैं, जबकि जंतु कोशिका में अनुपस्थित होते हैं। लवक की खोज हेक्ले नामक वैज्ञानिक ने किया था। इसके अलावा लवक 3 प्रकार के होते हैं, एक अवर्णी लवक, दूसरा वर्णी लवक, तीसरा हरित लवक। अंग्रेजी में कहे तो ल्यूकोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट और क्लोरोप्लास्ट। अवर्णी लवक कहाँ पाए जाते हैं? या पौधे के तने एवं जड़ों में पाए जाते हैं। वर्णी लवक या पौधे के फल और फूलों में पाए जाते हैं। इसके अलावा हरित लवक या पौधों की पत्तियों में पाए जाते हैं। अवर्णी लवक का मुख्य कार्य क्या है? यह खाद्य संचय में क्या करती है? पौधों को मदद करती है। वर्णी लवक का काम क्या है? या फल एवं फूलों को क्या करती है? विभिन्न प्रकार के रंग प्रदान करते हैं। इसके अलावा हरित लवक का मुख्य कार्य क्या है? या प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में क्या होते हैं? सहायक होते हैं। इसके अलावा हम लोग इसमें मुख्य रूप से हम लोग वर्णी लवक और हरित लवक के बारे में विशेष रूप से और जानकारी प्राप्त करेंगे। अब हम लोग वर्णी लवक के अंतर्गत कुछ खास लवक जो कि विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थों या फिर अन्य चीजों के विभिन्न रंगों के लिए जिम्मेवार होते हैं उसको हम लोग देखेंगे। जिसमें हमारा पहला है टमाटर, जो कि एक खाद्य पदार्थ है। इसका हम लोग सब्जी के रूप में अर्थात फल के रूप में भी इस्तेमाल करते हैं। टमाटर का रंग लाल होता है और इस लाल रंग के लिए लाइकोपीन नामक वर्णक जिम्मेवार होता है, हमें याद रखने की आवश्यकता है। इसके अलावा गाजर का रंग नारंगी होता है और इसका नारंगी रंग का कारक या बीटा कैरोटीन नामक वर्णक होता है। हमारा अगला है पीलिया। या पीलिया क्या है? एक प्रकार का रोग है। पीलिया एक प्रकार का रोग है जिसे आप लोग जॉन्डिस भी कहते हो। इस पीलिया रोग में शरीर का पूरा अंग या पूरा शरीर पीले रंग का हो जाता है। और इस पीले रंग का मुख्य कारक क्या है? बिलिरुबिन नामक वर्णक। हमारा अगला क्वेश्चन है कि सेब या लीची या स्ट्रॉबेरी नामक ये फल होते हैं। इस फल का रंग लाल होता है और इस लाल रंग के वर्णक के लिए कौन सा वर्णक जिम्मेवार होता है? तो एंथ्रोसाइनिन अर्थात एंथ्रोसाइनिन नामक वर्णक की वजह से सेब, लीची और स्ट्रॉबेरी का रंग लाल होता है।
इसके अलावा हमारा अगला खाद्य पदार्थ है पपीता। पपीता का रंग पीला होता है और पपीता के इस पीले रंग के लिए जेंथोफिल नामक वर्णक जिम्मेवार होता है। इसके अलावा हमारा अगला है मिर्च। मिर्च का रंग लाल होता है और इस लाल रंग के लिए कैप्सोसिन नामक वर्णक जिम्मेवार होता है। इसके अलावा मूत्र, मानव मूत्र का रंग पीला होता है और मूत्र के पीले रंग के लिए यूरोक्रोम नामक वर्णक जिम्मेवार होता है। इस प्रकार हमने देखा कि टमाटर के लाल रंग के लिए लाइकोपिन नामक वर्णक, गाजर के नारंगी रंग के लिए बीटा कैरोटीन नामक वर्णक, पीलिया के पीले रंग के लिए बिलीरुबिन नामक वर्णक, सेब, लीची या स्ट्रॉबेरी के लाल रंग के लिए एंथ्रोसाइनिन नामक वर्णक, इसके अलावा पपीता के पीले रंग के लिए जेंथोफिल नामक वर्णक, इसके अलावा मिर्च के लाल रंग के लिए कैप्सोसिन नामक वर्णक जिम्मेवार होते हैं। और मानव मूत्र का पीला रंग होता है, इस पीले रंग के लिए यूरोक्रोम नामक वर्णक जिम्मेवार होते हैं। अब इसके अलावा हम लोग जानेंगे कि कुछ ऐसे भी खाद्य पदार्थ होते हैं जिनका स्वाद अलग अलग होता है, अर्थात कुछ खाद्य पदार्थ खाने में कसैले होते हैं, कुछ तीखा होते हैं, कुछ कड़वाहट होते हैं। तो विभिन्न खाद्य पदार्थों के इस स्वाद के लिए कौन से वर्णक जिम्मेवार होते हैं उसको हम लोग देखेंगे। ये है स्वाद के अनुसार। जैसा कि हम जानते हैं कि मूली का स्वाद तीखापन होता है और मूली के इस तीखेपन स्वाद के लिए आइसोसाइनेट नामक वर्णक जिम्मेवार होता है। इसके अलावा करेला का स्वाद कड़वापन होता है और इस करेले के कड़वापन स्वाद के लिए मेमरिक ऑक्साइड जिम्मेवार होते हैं। इसके अलावा आंवला का स्वाद कसैलापन होता है और आंवले के इस कसैलेपन स्वाद के लिए टेनिन नामक तत्व जिम्मेवार होते हैं या टेनिन जिम्मेवार होते हैं। इसके अलावा बैगन या आलू का स्वाद कसैला होता है और इस कसैलेपन स्वाद के लिए सोलेनिन जिम्मेवार होते हैं। इसके अलावा मिर्च का स्वाद तीखापन होता है और इस तीखेपन स्वाद के लिए कैप्सोसिन नामक वर्णक जिम्मेवार होते हैं। तो इस प्रकार हमने जाना कि कुछ ऐसे खाद्य पदार्थ, उसी में से कुछ बीमारियां भी शामिल थी और मानव मूत्र भी शामिल था, जिसके अलग अलग रंगों के लिए कौन कौन से वर्णक जिम्मेवार होते हैं उसको हमने देखा। इसके अलावा कुछ ऐसे भी खाद्य पदार्थ जिनके स्वाद अलग अलग होते हैं और उन खाद्य पदार्थों के स्वाद के लिए कौन कौन से चीजें जिम्मेवार होती है उसको हमने देखा। अब हम लोग आगे देखते हैं। हमने वर्णी लवक से संबंधित जो भी महत्वपूर्ण पॉइंट्स थे जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाले थे उसको हमने देखा। अब हम लोग अवर्णी लवक से संबंधित कुछ चीजों को जानते हैं। अवर्णी लवक, अवर्णी लवक जिसको हमने देखा, इसको अंग्रेजी में क्या कहते हैं, ल्यूकोप्लास्ट। इसका रंग कैसा होता है, सफेद होता है। हमने देखा या पौधों में खाद्य संचय का कार्य करते हैं। पौधों में खाद्य संचय किस रूप में होता है, स्टार्च के रूप में या फिर मंड के रूप में। इससे अलग कुछ दूसरा पॉइंट है कि जंतुओं में खाद्य पदार्थ का संचय किस रूप में होता है, ग्लाइकोजन के रूप में। इसके अलावा हमने जाना कि अवर्णी लवक पौधे के जड़ एवं तनों में पाए जाते हैं। अब हम लोग कुछ हरित लवक से संबंधित कुछ जानकारी को प्राप्त करते हैं। हरित लवक को कहते हैं क्लोरोप्लास्ट। हरित लवक को पर्णहरित भी कहते हैं।
पर्णहरित क्यों? पर्ण मतलब पत्ता और हरित मतलब हरे रंग का, यानी कि पत्तों के हरे रंग के लिए कौन सा लवक जिम्मेवार होता है? हरित लवक जिम्मेवार होता है। और इस पर्णहरित में अर्थात पत्तों में कौन सा वर्णक पाया जाता है? क्लोरोफिल। क्लोरोफिल में कौन से तत्व मौजूद होते हैं? तो मैग्नीशियम तत्व मौजूद होते हैं। और इस क्लोरोफिल में मौजूद मैग्नीशियम तत्व का प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में प्रमुख योगदान है। हम लोग जानते हैं कि पौधे प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के द्वारा ही पत्तियों में अपना भोजन तैयार करते हैं। और पत्तियों में मौजूद क्लोरोफिल में मौजूद मैग्नीशियम नामक तत्व उसमें अहम भूमिका निभाते हैं। किस प्रकार? तो जानते हैं, हम जानते हैं कि पौधों को भोजन बनाने के लिए विभिन्न प्रकार के घटकों की आवश्यकता होती है, जिसमें वह वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड, सूर्य से सूर्य प्रकाश तथा जड़ों से जल की उपस्थिति में वह भोज्य पदार्थ बनाते हैं। और यह भोज्य पदार्थ किस रूप में रहता है? कार्बोहाइड्रेट के रूप में रहता है। तो हमने जाना कि भोजन बनाने के लिए जो इसे सूर्य प्रकाश चाहिए, वह सूर्य प्रकाश पौधों को किस प्रकार प्राप्त होता है? तो क्लोरोफिल में मौजूद जो मैग्नीशियम तत्व होते हैं, या मैग्नीशियम तत्व सूर्य प्रकाश को अवशोषित करने में इस क्लोरोफिल नामक वर्णक को अर्थात इस पत्तियों को क्या करते हैं? मदद करते हैं। अर्थात मैग्नीशियम नामक तत्व की ही उपस्थिति की वजह से या सूर्य के प्रकाश को में पत्तियों में संग्रहित करने का कार्य करने में यह सक्षम होते हैं। इस प्रकार हमने जाना। और ये सारे कार्य किसमें कहाँ होते हैं? पत्तियों में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। पत्तियों में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है, इसलिए पत्तियों को पौधे का रसोई घर भी कहते हैं। प्रश्न पूछे जाते हैं कि पौधे का रसोई घर किसे कहते हैं? तो पत्तियों को कहते हैं। इसके अलावा और भी कुछ महत्वपूर्ण चीजों के बारे में जानते हैं। आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि प्रकाश संश्लेषण क्रिया में मुख्य घटक क्या है? प्रश्न पूछे जा सकते हैं। मान लेते हैं कि हमारा पहला ऑप्शन है जल अर्थात H2O, बी कार्बन डाइऑक्साइड अर्थात CO2, सी सूर्य प्रकाश, डी हरित लवक। और हरित लवक में मौजूद क्लोरोफिल। आपको यदि इस प्रकार क्वेश्चन दिया जाए कि प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया में मुख्य घटक क्या है, पहला ऑप्शन है जल, दूसरा कार्बन डाइऑक्साइड, तीसरा सूर्य प्रकाश, चौथा डी अर्थात हरित लवक, जिसको आप लोग क्लोरोफिल के द्वारा भी संदर्भित कर सकते हो। इसका करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए? आप जानते हैं कि प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया में इस चारों घटकों की आवश्यकता होती है। तो ये सारे ऑप्शन आपको कंफ्यूज करने वाले हैं। यदि आपको ई दिया जाए इनमें से सभी, तो आप सही का निशान लगा सकते हो। लेकिन आपको केवल इसी चारों ऑप्शन में से यदि कोई एक आंसर चूज करना हो, तो आप किसे चूज करोगे? तो हमारा करेक्ट आंसर होना चाहिए ऑप्शन ए जल। जी हाँ दोस्तों, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में मुख्य घटक के रूप में जल का इस्तेमाल होता है, या आप लोग याद रखोगे इस बात को। इसके अलावा और भी हम लोग प्रकाश संश्लेषण से जुड़ी कुछ बातों को जानते हैं। प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया में क्या होता है आखिर? प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया में प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया पौधों में भोजन बनाने की एक क्रिया है। इसके अंतर्गत प्रकाश ऊर्जा जो है वह रासायनिक ऊर्जा में कन्वर्ट होती है। प्रकाश ऊर्जा का रूपांतरण प्रकाश ऊर्जा का रूपांतरण किस रूप में होता है? तो रासायनिक ऊर्जा के रूप में। तो हमने जाना कि प्रकाश संश्लेषण क्रिया में प्रकाश ऊर्जा का रूपांतरण रासायनिक ऊर्जा में होता है। इसके अलावा और भी कुछ बातें हैं। हम जानते हैं कि पौधे
प्रकाश संश्लेषण में किस गैस का इस्तेमाल करते हैं? पौधे प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड गैस का इस्तेमाल करते हैं, जबकि श्वसन की क्रिया में पौधे श्वसन क्रिया में ऑक्सीजन गैस का इस्तेमाल करते हैं। आप याद रखोगे, यह मुख्य रूप से प्रकाश संश्लेषण से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट थे जिसको हम लोगों ने जाना, जिसमें हमने देखा कि हरित लवक अर्थात पर्णहरित में मौजूद क्लोरोफिल और क्लोरोफिल में मैग्नीशियम नामक तत्व पाए जाते हैं। यह सूर्य प्रकाश को अवशोषित करने के लिए क्या होते हैं? जिम्मेवार होते हैं। इसके अलावा हमने जाना कि यह प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया पत्तियों में होती है, इसलिए पत्तियों को पौधे का रसोई घर भी कहते हैं। इसके अलावा हमने जाना कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में जल जो है वह मुख्य घटक के रूप में कार्य करता है। इसके अलावा प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में क्या होता है? तो प्रकाश ऊर्जा का रूपांतरण रासायनिक ऊर्जा में होता है। इसके अलावा पौधे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में किस गैस का इस्तेमाल करते हैं? तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस का इस्तेमाल करते हैं, जबकि श्वसन की क्रिया में, क्योंकि पौधे सांस भी लेते हैं ना, श्वसन की क्रिया में ऑक्सीजन गैस का इस्तेमाल करते हैं। तो हमने जाना हरित लवक के बारे में। तो दोस्तों, हमारा थ्योरी सेक्शन यहीं पर कंप्लीट होता है। अब हम लोग कुछ क्वेश्चन को देखेंगे जो कि टेस्ट के फॉर्मेट में होगा और हम अपनी तैयारी को आंक सकते हैं। अब हम लोग कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देखते हैं, जिसमें हमारा पहला क्वेश्चन है कि पादपों में गोल्जी काय को क्या कहते हैं? जी हाँ दोस्तों, पादप में गोल्जी काय को क्या कहते हैं? इसका करेक्ट आंसर है डिप्टियोसोम। डिप्टियोसोम पादपों में पाए जाने वाले गोल्जी काय को कहते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कोशिका का ट्रैफिक फ्लूइड किसे कहते हैं? हमने जाना था कि कोशिका का ट्रैफिक फ्लूइड गोल्जी काय को कहते हैं। क्योंकि यह क्षतिग्रस्त कोशिकाओं को छोटे छोटे पैकेट्स के रूप में कन्वर्ट करके उसको हमारे शरीर से बाहर निकालने में क्या करती है? मदद करती है। इसलिए कोशिका का ट्रैफिक पुलिस गोल्जी काय को कहा जाता है। इसके अलावा अगला क्वेश्चन है कि टमाटर का लाल रंग का जिम्मेवार कौन सा वर्णक होता है? टमाटर के लाल रंग के लिए लाइकोपीन नामक वर्णक जिम्मेवार होता है। हमारा अगला क्वेश्चन है मूत्र के पीले रंग के लिए कौन सा वर्णक जिम्मेवार होता है? तो मूत्र के पीले रंग के लिए यूरोक्रोम नामक वर्णक जिम्मेवार होता है। हमारा अगला क्वेश्चन है कि पादप में खाद्य संचय किस रूप में होता है? पादपों में पादप के द्वारा निर्माण किए गए खाद्य पदार्थों का संचय किस रूप में होता है? तो स्टार्च के रूप में होता है। हमारा अगला क्वेश्चन है कि जंतुओं में खाद्य संचय किस रूप में होता है? हम जानते हैं कि जंतुओं के द्वारा ग्रहण किए गए भोज्य पदार्थों का हमारे शरीर में संचय अर्थात जमा ग्लाइकोजेन के रूप में होता है। इसका करेक्ट आंसर है ग्लाइकोजेन। हमारा अगला क्वेश्चन है क्लोरोफिल में कौन सा तत्व उपस्थित होता है? हम जानते हैं कि क्लोरोफिल में मैग्नीशियम नामक तत्व उपस्थित होता है, Mg मैग्नीशियम तत्व। और यही मैग्नीशियम तत्व सूर्य के प्रकाश को अवशोषित करने में क्या होता है? महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है, जैसा कि हम जान चुके हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया का मुख्य घटक कौन सा है? हम जानते हैं कि प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में विभिन्न घटक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, उसमें से मुख्य घटक है जल। जी हाँ दोस्तों, प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया का मुख्य घटक जल है, जल, जिसका अणुसूत्र H2O होता है। हमारा अगला क्वेश्चन है कि प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया में क्या होता है? जी हाँ दोस्तों, प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया में क्या होता है? तो हम जानते हैं कि प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया में प्रकाश ऊर्जा का रूपांतरण किस रूप में होता है? तो रासायनिक ऊर्जा के रूप में, अर्थात प्रकाश ऊर्जा किस रूप में बदलती है? रासायनिक ऊर्जा। हमारा अगला क्वेश्चन है कि कौन से रंग में प्रकाश संश्लेषण क्रिया कम होती है? जी हाँ दोस्तों, पौधों में प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के लिए विभिन्न रंग भी जिम्मेवार होते हैं, जिसमें
हमारा क्वेश्चन है कि कौन से रंग में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कम होती है। इस रंग की उपस्थिति में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कम होती है, जिसका करेक्ट आंसर है हरा रंग। हरा रंग। जी हाँ दोस्तों, हरे रंग की उपस्थिति में पौधों में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होने की जो दर है वह क्या होती है, कम होती है। जबकि लाल रंग में, जी हाँ दोस्तों, सबसे अधिक प्रकाश संश्लेषण की क्रिया दर होने का कौन सा रंग जिम्मेदार होता है, तो लाल रंग। लाल रंग में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया की दर क्या होती है, तेज होती है। तो इस प्रकार हमने जाना कि एक बार देख सकते हैं कि पादप में पाए जाने वाले गोल्जी काय को डिक्टियोसोम कहते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कोशिका का ट्रैफिक पुलिस गोल्जी काय को कहते हैं। अगला है टमाटर का लाल रंग का कौन सा वर्णक जिम्मेवार होता है, तो लाइकोपीन जिम्मेवार होता है। इसके अलावा मूत्र के पीले रंग के लिए कौन सा वर्णक जिम्मेवार होता है, तो यूरोक्रोम जिम्मेवार होता है। हमारा अगला क्वेश्चन है पादप में खाद्य संचय किस रूप में होता है, तो स्टार्च के रूप में होता है। अगला क्वेश्चन है जंतुओं में खाद्य संचय किस रूप में होता है, तो ग्लाइकोजेन के रूप में होता है। अगला क्वेश्चन है क्लोरोफिल में कौन सा तत्व उपस्थित होता है, तो मैग्नीशियम नामक तत्व उपस्थित होता है। अगला क्वेश्चन है प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया का मुख्य घटक कौन सा है, तो जल प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया का मुख्य घटक है। हमारा अगला क्वेश्चन है प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया में क्या होता है, तो प्रकाश ऊर्जा का रूपांतरण रासायनिक ऊर्जा में होता है। इसके अलावा कौन से रंग में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया की दर कम होती है या फिर अधिक होती है, तो हरे रंग में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया की दर कम होती है, जबकि लाल रंग में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया की दर अधिक होती है। इस प्रकार हम लोगों ने थ्योरी सेक्शन के अलावा कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को भी देखा जो कि प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे गए थे। तो दोस्तों, आपको यह वीडियो कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में जरूर बता सकते हैं। इसके अलावा यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगता है तो अपने दोस्तों के बीच भी शेयर करें, ताकि हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपके दोस्तों के लिए भी लाभदायक सिद्ध हो। तो आइए चलते हैं, अब हम लोग अगले क्लास में मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, धन्यवाद।